नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग को लेकर अब तक सबसे ज्यादा चर्चा जो है फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन और पेंशन को लेकर हो रही थी, लेकिन अब एक और मांग जो है वो तेजी से चर्चा में है और वो है ग्रेच्युटी की लिमिट बढ़ाने। केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमुख प्रतिनिधि संगठन यानी जिसको कि आप एनसीजेसीएम के नाम से जानते हैं, उन्होंने मांग की है कि रिटायरमेंट पर जो है मिलने वाली जो है अधिकतम ग्रेच्युटी की जो है सीमा यानी जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाए। अभी कितनी है लिमिट, कितनी बढ़ाने की बात हो रही है, अगर लिमिट बढ़ी तो केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट बेनिफिट्स में क्या बदलाव होगा, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज की शो में सबसे पहले एनसीजेसीएम की बड़ी और नई डिमांड को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद क्या सरकार की तिजोरी इस साल उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से तो नहीं भर रही, इस बात को करेंगे टिप्पणी और अंतिम में मिड टियर प्राइवेट बैंकों की चर्चा करेंगे। खबरें ये आ रही हैं कि इनको सस्ते डिपॉजिट जुटाने में जो है बड़ी सफलता मिली। तो चलिए बिना देर की फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, जब भी हम लोग 8वें वेतन आयोग की चर्चा किए हैं तो या तो फिटमेंट फैक्टर को लेकर बात हम लोगों ने की है, या जब भी कहा कि 50% से ऊपर अगर डीए बढ़ जाए तो उसको मर्ज करने की बात की जाए, ओपीएस की बात की है, लेकिन एक नई डिमांड जो है ग्रेच्युटी फैमिली यूनिट को 3 से 5 कर दी और तमाम मामले थे सर। लेकिन अब एक नया डिमांड ये आ रहा है कि आफ्टर रिटायरमेंट जो है मिलने वाली ग्रेच्युटी, आप बेहतर तरीके से आप समझा पाएंगे, उसको लेकर डिमांड कही जा रही है कि जो अभी फिलहाल 25 लाख है उसको बढ़ाकर थोड़ा ऊँचा कर दिया जाए। क्या है पूरा मामला, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए एनसीजेसीएम जो सबसे बड़ा संगठन कहा जा सकता है, तमाम जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का संगठन है उनमें, और एक पूरा मैकेनिज्म है। उन्होंने सरकार को जो एक चिट्ठी लिखी है उसमें इस बात की डिमांड की है कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। जो ग्रेच्युटी की सीमा है अभी जो 25 लाख रुपए है, उसको सीधा 3 गुना बढ़ाने की उन्होंने बात की और इसको 75 लाख रुपए करने की इसको मांग की है। और केवल एनसीजेसीएम ही नहीं, उन्होंने अपनी चिट्ठी में जो लिखा है कि तमाम जो दूसरे संगठन हैं वो भी इस तरह की डिमांड कर रहे हैं। यानी बड़ा जो सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि साहब ये जो सीमा तय की है ये आज की परिस्थितियों को अगर देखा जाए, महंगाई को देखा जाए, लोगों के खर्चों को देखा जाए तो उसके हिसाब से पर्याप्त नहीं बैठती है, और ऐसे में कर्मचारियों के जो और उनके परिवारों के हित को देखते हुए इस लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए। सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे ग्रेच्युटी होता क्या है ये भी समझाइए। नहीं, ग्रेच्युटी देखिए एक मुश्त मिलने वाली रकम है जो लंबे वक्त तक कोई कर्मचारी काम करता है, प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, वहाँ एक मुश्त जो मिलने वाला भुगतान है। आपने 10-20 साल या और लंबी अवधि तक काम किया तो वो रकम मिलती है ताकि लोग अपनी रिटायरमेंट के बाद की किसी भी ज़रूरत को में इस पैसे का इस्तेमाल कर सकें। और जैसा कि प्रवीण सर ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है तो एक तर्क तो ये दिया जा रहा है ताकि जो है 25 लाख वाला मामला जो 75 लाख तक पहुंच जाए। फिर कहा जा रहा है कि और सब 2-3 तर्क हैं वो भी समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि कर्मचारियों की सैलरी पहले से काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ चुकी है, इसलिए इस लिमिट को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने की ज़रूरत है, इसलिए भी इसको रेज कीजिए। और लंबे समय से जो है ग्रेच्युटी की जो डेडलाइन है उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है, ये भी तर्क दिया जा रहा है। इसलिए जो है इसको 25 लाख से जो है 75 लाख तक किया जाए। सर, इसके अलावा इस चिट्ठी में सर 3.83 फिटमेंट फैक्टर, फिर ये जो है बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता, पेंशन और अन्य जो भत्तों को लेकर भी बात कही गई, इन पर भी कुछ अगर आप बुलेट पॉइंट्स में बातों को समझा दीजिए। नहीं, बिल्कुल, देखिए जो एनसीजेसीएम की जो एक बड़ी जो डिमांड थी या तमाम जो संगठन थे उनका एक कंसेंसस जो था फिटमेंट फैक्टर को लेकर, वो 3.833 का फिटमेंट फैक्टर मांगा गया, उसकी डिमांड की गई और ये कहा गया कि साहब जो जिसकी सैलरी 18,000 रुपये न्यूनतम सैलरी है उसको बढ़ाकर सीधा 69,000 रुपये किया जाए। तो बड़ी डिमांड यहाँ पर इस चिट्ठी के जरिए की गई है। ओपीएस की बहाली की भी बात की है, जैसा हम लोगों ने भी कई बार इस चीज़ को डिस्कस किया। तो कुछ ये महत्वपूर्ण मसले हैं जिनको फिटमेंट फैक्टर से लेकर और आपके ओपीएस की बहाली तक जो बड़े मसले हैं वो ये दिखाई देते हैं। चलिए प्रवीण सर, अब जाते जाते जो है टाइमलाइन पर भी चर्चा कर लेते हैं। लेटेस्ट अपडेट क्या है, कहाँ मीटिंग होगी सर? नहीं, देखिए आपका दिल्ली की मीटिंग के बाद हमारा चेन्नई और पुडुचेरी की बैठकों का 8th पे कमीशन का प्रावधान है का शेड्यूल है, और उसके बाद अब चंडीगढ़ का भी एक शेड्यूल 8th पे कमीशन ने जारी किया है। सरकार की तरफ से संसद में भी अभी 2-3 दिन पहले बयान एक आया था जिसमें 8th पे कमीशन को लेकर सवाल पूछा गया था। तमाम चीज़ें उसमें पूछी गई कि साहब कब तक लागू होगा, क्या चीज़ें हैं। तो
सरकार ने राज्यसभा में इसका जवाब दिया है, कहा है कि साहब जो 8th पे कमीशन है उसको 18 महीने का मैंडेट दिया गया है। जो 8th पे कमीशन का जो प्रोग्रेस है उसकी कोई जो रिपोर्ट है उसको सरकार तक उसके साथ शेयर करने के लिए कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। 8th पे कमीशन जब अपना काम पूरा कर लेगा तो एक साथ अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत कर देगा। फिटमेंट फैक्टर हो, फैमिली यूनिट हो या HRA हो, ऐसे जो तमाम जो मसले हैं उन पर एक जो फैसला है मौजूदा उसमें वो 8th पे कमीशन करेगा, बाद में सरकार उनको देखेगी। तो इनमें से किसी भी चीज़ हो, चाहे फिटमेंट फैक्टर हो, सरकार का अभी 8th पे कमीशन पर किसी तरह का कोई प्रेशर या कोई दखल नहीं है काम में। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्या सरकार की तिजोरी जो है इस साल उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ी से भर रही है? सिर्फ टैक्स ही नहीं बल्कि एक ऐसी कमाई है जिसने सरकार को बड़ा सहारा दिया है, जिसने पूरे साल का बजट का जो कैलकुलेशन है उसको ही बदल दिया। हालात ऐसे बन गए हैं कि सरकार ने जिस रकम को पूरे फाइनेंशियल ईयर में जुटाने का लक्ष्य रखा था वो लक्ष्य जो है साल खत्म होने से कई महीने पहले ही पूरा हो गया। आखिर सरकार के पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आया? किसने सबसे बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन यानी योगदान दिया और क्या इसका फ़ायदा आम लोगों और देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा? प्रवीण सर का रुख करेंगे। सर लास्ट जहां तक हम लोगों ने चर्चा की थी डिविडेंड को लेकर, शायद RBI की तरफ से 2.85 लाख करोड़ के आसपास का मिला था, फिर ये अचानक 3.13 लाख करोड़ कहाँ से आ गया सर? नहीं देखिए, सरकार ने बजट में एक जो बजट का एस्टीमेट जो रखा था वो 3,16,000 करोड़ रुपए का एस्टीमेट रखा था, जो सरकार ने RBI से डिविडेंड या RBI का सरप्लस और बैंकों और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो सरकारी उसमें आते हैं, NBFCs हैं और दूसरे वित्तीय संस्थान हैं, उनसे जो मिलने वाला डिविडेंड है उसके लिए उसके लिए ये टारगेट रखा था कि इनसे इतना डिविडेंड मिल सकता है जी। अब ये आप समझिए कि अभी आपका जून तक का वक्त हुआ है, जुलाई हुई है और सरकार को एक लंबी चौड़ी रकम यहाँ से मिल गई है। इनफैक्ट जो बजट का एस्टीमेट था 3,16,000 करोड़ उसको ये रकम सरपास कर गई है और 3,24,000 करोड़ रुपए सरकार के किटी में ऑलरेडी आ चुके हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू के तौर सर पर। और आसान भाषा में आपसे समझने की कोशिश करें, 3,16,000 करोड़ कब तक उम्मीद की जा रही थी कि सरकार के पास आता? 3,16,000 करोड़ रुपए का जो टारगेट था वो इस साल के लिए मतलब दिसंबर तक का माना जाए या फरवरी लास्ट? नहीं देखिए, मार्च के लास्ट तक का जो इसीलिए मैं टारगेट पूछ रहा है, हूं। अच्छा, बिल्कुल मार्च लास्ट तक मौजूदा सरकार जो को उम्मीद फिस्कल था है कि 3,16,000 करोड़ आएंगे, लेकिन अभी जो है 1 अगस्त के आसपास हम लोग हैं सर, उस समय उससे पहले ही ये जो है पैसा ये आ 30 गया। जुलाई तक का जो आंकड़ा है वो है 3,24,000 करोड़ रुपए का। ओके सर, तो बहुत पहले आ गया सर, मतलब आधे महीने में ही आ गया, मतलब सॉरी आधा साल के आधे जो है 6 महीने से भी कम समय में आ गया है ये पैसा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कैसे क्यों आया सर, अब ये समझाइए, इतना पैसा क्यों आया? नहीं देखिए, डिविडेंड के तौर पर जैसे कि बैंक है, बैंकों से सरकार का या तो बैंकों की जो पेड अप कैपिटल है या उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है या PAT है उसका 20% हिस्सा सरकार ने तय किया है कि आप बतौर डिविडेंड सरकार को देंगे। बाकी LIC है, LIC के साथ या जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं रखी गई कि आप कितना पैसा यहाँ पर सरकार को देना है। लेकिन LIC से आप देखेंगे तो 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम आई है। उसके बाद आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देख लीजिए, RBI को के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देख लीजिए तो लगभग 8,813 करोड़। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2,853, बैंक ऑफ बड़ौदा 2,811, पंजाब नेशनल बैंक 2,426 और कैनरा बैंक 2,397, इंडियन बैंक 1,815। इसी तरह से तमाम बैंकों की लिस्ट है, जिस हिसाब से जो है ये टोटल जो है अगर सम अप करेंगे सर तो ये 3 लाख करोड़ के आसपास का जो है या उससे अधिक का जो है आंकड़ा बैठता हुआ नजर आएगा। तो सर एक बड़ी गुड न्यूज़ है कहिए सरकार के लिए। हाँ देखिए, सरकार को ऐसे वक्त पर ये एक बड़ी राहत की बात है जब जियोपॉलिटिकल तमाम तरह की मुश्किलें और सरकार के सामने मौजूद हैं, चाहे महंगा क्रूड ऑयल हो या सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें हों, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, एक्सपोर्ट को लेकर दिक्कतें हैं, उस सब मोर्चे पर सरकार को यहाँ राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा सर कहा गया है कि सरकार को जो है डिसइन्वेस्टमेंट से भी जो है अच्छी खासी कमाई हुई है। इस मामले पर भी कुछ ऐड करेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट पे एक तो देखिए बड़ा जो सरकार कदम उठा रही है IDBI बैंक का, जिसमें जो फेयरफैक्स है उसने कनाडा की उसने पैसा लगाने की बात कही है।
तो एक डिसइन्वेस्टमेंट पे सरकार अपनी गाड़ी को तेज़ी से बढ़ाने की आगे कोशिश भी कर रही है। हालांकि पिछले अगर कुछ सालों को देखेंगे तो सरकार ने अपने डिसइन्वेस्टमेंट के जो टारगेट हैं वो नीचे लाए हैं और उनको रियलिस्टिक जो वैल्यूज देने की कोशिश की। हाँ, रियलिस्टिक वैल्यू देने की कोशिश की। नहीं तो पीछे ये हो रहा था कि सरकार के टारगेट बहुत ऊंचे रहते थे, उसको मीट ही नहीं कर पाते थे, और जो रियल वैल्यू या रियल जो पैसा आता था वो बहुत कम आता था उसके मुकाबले। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक अगला खबर ये आ रहा है कि सर वित्त मंत्रालय ने जो है अपनी जो एक ताज़ा मंथली जो रिपोर्ट है जिसमें वो आर्थिक समीक्षा करते हैं उसमें कुछ जो है चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, और ये चेतावनी है बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेकर, क्रूड ऑयल को लेकर। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? कहा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर जो है उससे बड़ा खतरा हो सकता है, और जो वही लगातार जो बात हम लोग कह रहे हैं कि अभी फिलहाल जो मैं डेटा देख रहा हूँ सर, WTI क्रूड 82 के आसपास है, ब्रेंट क्रूड जो है $88 प्रति बैरल के आसपास है। फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि अगर ये संतोषजनक या जो है कंफर्टेबल जून के आसपास रहती तो हमारी इकॉनमी के लिए बेहतर था। अब चूंकि हम 85 to 89% के आसपास इंपोर्ट करते हैं, ये आंकड़ा अगर ऊपर चला जाता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, फॉरेक्स रिजर्व्स हो गया, और तमाम चीज़ों को लेकर जो है परेशानियां बढ़ जाती हैं। ओवर टू यू, क्या है ये चेतावनी? नहीं, देखिए, फरवरी से ही जब से विशाल लड़ाई की शुरुआत हुई मिडिल ईस्ट में, और उसके पहले से भी मुश्किलें चल रही थी, चाहे टैरिफ को लेकर देख लीजिए या रूस से तेल लेने को लेकर अमेरिका की आपत्ति को देख लीजिए, उन तमाम चीज़ों ने भारत के लिए एक मुश्किल पैदा की। और क्रूड को लेकर इसलिए भी चीज़ें बढ़ जाती हैं क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि 89-90% तक हम क्रूड का इंपोर्ट करते हैं भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। और वित्त मंत्रालय ने जो अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें ये कहा है कि क्रूड की कीमतों में फेरबदल और जो अनसर्टेनिटी है वो भारत के को दो मोर्चों पर यहाँ मुश्किलें हो सकती है। खास तौर पर एक आपका फिस्कल डेफिसिट के जो टारगेट है सरकार के, और दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट, दोनों मोर्चों पर सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। हालांकि विशाल अच्छी बात यह है कि जो आपका अगर आप CAD को देखेंगे तो पिछले साल के लिए FY 25-26 के लिए तो ये लगभग $2.5 बिलियन रहा, जो GDP का 0.6% था। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि मौजूदा फिस्कल में यानी 2026-27 में ये बढ़कर 1.5% पर पहुंच सकता है। अगर आप जनवरी से मई तक के आंकड़ों को देखें जो आप CAD के, तो अच्छी बात यह है कि ये आपका सरप्लस रहा है 2.8 बिलियन प्लस आपका 7.2 बिलियन, यानी तकरीबन $10 बिलियन का भारत का करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। इसी के साथ दूसरी जो चीज़ है महत्वपूर्ण, फिस्कल डेफिसिट। एग्जैक्टली सर, और फिस्कल डेफिसिट, इसके अलावा सर विदेशी मुद्रा भंडार भी जो है वो भी मजबूत रहा। हाँ, विदेशी मुद्रा भंडार भी अगर आप लास्ट जो आंकड़ा देखेंगे तो $675 बिलियन से एग्जैक्टली सर, ये अब तक के सबसे ऊंचे स्तर जो है उसमें है सर। बिल्कुल। तो अब इन दो आंकड़ों के बाद अब बात आ जाती है फिस्कल डेफिसिट की। सरकार ने 25-26 में 4.4% का टारगेट हासिल किया है, 26-27 के लिए 4.3% का टारगेट है। माना जा रहा है कि अगर क्रूड के दाम ऊपर नीचे हुए तो यहाँ मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन एक और चीज़ भी है, सरकार केवल और केवल अब फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को चेज़ नहीं कर रही। सरकार दरअसल जो डेट टू GDP है देश का, उसको दरअसल कम लेवल पर लाना चाहती है। 50% पर, GDP के 50% पर डेट को लेकर आने का सरकार का टारगेट है। अगर अभी आप देखेंगे FY 26 में तो 56%, 56.1% था, और FY 27 के लिए से 55.6% रखा है। तो सरकार इस टारगेट पर दरअसल अब ज़्यादा फोकस कर रही है कि इसको किस तरह से नीचे लाकर डेट टू GDP जो रेशियो उसको 50%। और क्या इसमें मैं ग्रोथ के आंकड़ों को भी जोड़ सकता हूं सर? सरकार ग्रोथ को भी जो है तवज्जो दे रही है? बिल्कुल, ग्रोथ को तवज्जो दे रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे RBI ने लगातार पिछले कुछ जितने बार आपका मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक हुई है, RBI ने ग्रोथ के नंबर्स को ट्वीक किया है। महंगाई के नंबर बढ़े हैं, ग्रोथ के जो आउटलुक है या फोरकास्ट है RBI का, उसमें RBI ने थोड़ा इन नंबर्स को मॉडरेट किया है। चलिए सर, क्रूड ऑयल को लेकर इतनी आफत हो रही है तो उससे जुड़ा हुआ एक और सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि आज ही मैं न्यूज़ रूम में आपसे चर्चा कर रहा था, आप कह रहे थे कि 22 लाख करोड़ के आसपास की जो इंडस्ट्री, जिसको नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं कि ये जो है लॉबिंग कर रही है। आज ही आप कह रहे थे कि जैसा कि इस रिपोर्ट में भी कहा जा रहा है कि अगर क्रूड ऑयल की कीमतें अगर ऊपर रही तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जो है थोड़ा खतरा
है वो हो सकता है। इसको लेकर आज सरकार की तरफ से एक बयान आया कि अगर हम लोग इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करते तो आज जो है पेट्रोल जो आपको 100 रुपये के आसपास मिल रहा है, 105 103 के आसपास, वो कहीं ना कहीं 125 रुपये के आसपास मिलता। तो क्या इस मोर्चे को भी उन्होंने मार्च अप्रैल की ये बात कही है कि मार्च अप्रैल में ही इसके दाम 125 रुपये तक पहुँच जाते, क्योंकि वो पीरियड था जब आपका क्रूड का दाम जो है वो $110 तक आपका ऊपर चला गया था और वहाँ से एक बड़ी चिंता पैदा हुई थी। तो सरकार ने ये कहा है, नितिन गडकरी साहब ने, कि अगर आप एथेनॉल न मिला रहे होते तो आज आपको उस वक्त आपको लिए या सरकार को दाम इतने बढ़ाने पड़ते, जबकि सरकार ने केवल 7-7.5 रुपये ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया। तो जाहिर तौर पर देखिए, एथेनॉल आप ब्लेंड कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा हो गई और सरकार इस बात को पहले भी कह चुकी है। जो FAQs आए थे या जो हरदीप सिंह पुरी ने, पेट्रोलियम मिनिस्टर, उन्होंने जो एक PC की थी, इंटरव्यू दिए थे, उसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि जब तक क्रूड जो है $70-75 के लेवल पे रहता है, इसका जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है इसका वैसा असर दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही क्रूड 120, 100 या $100 या $110 के पार जाता है, तब ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स बदल जाता है। और उसी बात को संभवतः यहाँ पर नितिन गडकरी, लेकिन सर जब क्रूड ऑयल को लेकर इतनी आफत है, इतनी चिंता है इकॉनमी को लेकर, उसके अगर उसको कोरिलेट करके देखेंगे तो और क्या क्या वेज हो सकती है इंडियन इकॉनमी को संभालने के लिए, और क्या क्या हम लोग उपाय कर सकते हैं? नहीं देखिए, एक तो मान लीजिए इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कुछ पैसा बचे। देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपना CAD को जो है वो आपको सरप्लस लेकर आना होगा। करंट अकाउंट जो डेफिसिट है उसको करंट अकाउंट सरप्लस बनाना होगा। सीधे तौर पर आप जितना माल खरीद रहे हैं उसके मुकाबले आपको, जैसा चाइना के साथ है, आपके एक्सपोर्ट जब ज़्यादा होंगे तो आपके पास डॉलर ज़्यादा आएंगे या आपके पास फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा बड़े होंगे। उस स्थिति में आप जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं क्रूड को लाने में, उस पैसे को आप आराम से खर्च कर सकते हैं और इन सेक्टर्स को रिवैम्प करने के लिए, इन सेक्टर्स को बिल्कुल आपके पास तब कंफर्टेबल पोजीशन होगी अगर आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है, FDI है, FIIs का पैसा है और आपका एक्सपोर्ट है, ये अगर ज़्यादा बड़े पैमाने पर होंगे तो आप यहाँ पर राहत पा सकते हैं। विशाल, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देश के बैंक इन दिनों एक नई जंग लड़ रहे हैं और ये जंग लोन देने की नहीं है बल्कि सस्ते डिपॉजिट जुटाने की है। इस जंग को और तेज कर दिया है RBI के एक बड़े फैसले ने। अब बड़े कॉरपोरेट्स की जमा रकम पर बैंक पहले जैसी आसानी से ब्याज तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर बड़े डिपॉजिट के साथ उसका जोखिम भी जुड़ा जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब बैंकों की सबसे बड़ी ताकत कॉरपोरेट का पैसा नहीं बल्कि आपका सेविंग अकाउंट बनने वाला है? आखिर क्यों कई प्राइवेट बैंक जो है कासा यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट बढ़ाने की जो है होड़ में जुट गए हैं? RBI का नया नियम क्या कहता है और इससे बैंकों, इन्वेस्टर्स और आम ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा? प्रवीण सर का रुख करते हैं। सर, दो कहानियां हैं। एक तो कहा जा रहा है कि कई बैंकों के कासा जो रेशियो हैं उनमें बड़ा अच्छा उछाल देखने को मिला। 3 कुछ बैंक्स है, उनमें कुछ बैंकों में जो है सुस्ती भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा RBI का एक नया जो है बदलाव भी देखने को मिल रहा है बैंकिंग सिस्टम को लेकर, उसको भी समझाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं देखिए, पहले तो बात इसी की कर लेते हैं कि किस तरह से कासा रेशियो में छोटे बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर के मझोले मिड साइज के जो बैंक हैं, उन्होंने किस तरह से बाजी मारी और बड़े बैंक कहां पर खड़े हुए हैं। कासा रेशियो इसलिए विशाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है बैंकों के लिए क्योंकि ये सबसे लो कॉस्ट फंड होते हैं बैंकों के लिए, जहां पर आपको बहुत ज़्यादा ब्याज नहीं देना पड़ता। 2-2.5% या 3% या 4% बहुत मान लीजिए आपको सेविंग अकाउंट पर देना पड़ता, करंट अकाउंट पर वो पैसा भी आपको नहीं देना पड़ता। तो इसलिए बैंकों के लिए ये माना जाता है कि अगर आपके पास 100 रुपये टोटल डिपॉजिट आ रहा है, उसमें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा बैंक के लिए फ़ायदेमंद होगा। FD, अगर बैंकों के पास FD के जरिए पैसा आता है तो उसका मतलब ये FD या टर्म डिपॉजिट के, उसका मतलब ये है कि बैंकों को वहाँ एक ऊंची कॉस्ट देनी पड़ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि पिछले अगर आप कुछ वक्त को देखेंगे तो ब्याज दरों के नीचे होने के बावजूद बैंकों को ज़्यादा ब्याज देना पड़ा है फिक्स्ड डिपॉजिट पर या टर्म डिपॉजिट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स एंड मनी, टू अट्रैक्ट डिपॉजिटर्स, क्योंकि बैंकों की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो ज़्यादा है, डिपॉजिट ग्रोथ कम है। तो बैंकों के लिए एक बड़ा संकट था कि आखिर डिपॉजिट कहाँ से आए। तो ये जो कॉस्ट है आपकी, ये ऊंची बैठती है जब आप ज़्यादा ब्याज फिक्स्ड डिपॉजिट पर देते हैं और लोन पर आपको कम ब्याज लेना पड़ता है। तो यहाँ आपके नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब आ जाते हैं आपका
जो मिड साइज के बैंक हैं, खासतौर पर आपका बात करूं जो IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, आपका बंधन बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया। IDFC फर्स्ट बैंक का जो कासा रेशियो है जो जून क्वार्टर में इसी साल वो 50.8% पर पहुंच गया है विशाल जी। और ये एक साल पहले 48% था। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे 2.8% की या 280 BPS की इजाफा हुआ। ऐसी स्थिति आपको दिखाई देगी बंधन और फेडरल में। लेकिन इसके तस्वीर सही समझ में तब आएगी जब आप बड़े जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनको देखेंगे। HDFC बैंक को अगर, और इन सबके कासा रेशियो जो बड़े बैंक है वो घटे हैं। HDFC बैंक को अगर आप देखेंगे 35.1% का रहा है कासा रेशियो जून क्वार्टर में। एक साल पहले ये 36.3% था जी, यानी ज़्यादा था। ICICI बैंक का 38.7 है जो 38.4% पे पहले था। एक्सिस बैंक का 40.3 है जो 41.1 पे था और इसी तरह कोटक को देख लीजिए 41.3% है जो 43% था। इन सब बैंकों के कासा जो रेशियो हैं वो आपके नीचे आए, जबकि जो मिड साइज के बैंक हैं उनके कासा रेशियो बढ़े हैं। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो बड़े बैंक हैं उनका जो फंड की कॉस्ट है वो आपका, या उनके पास जो ज़्यादा पैसा आ रहा है, अगर आप टोटल डिपॉजिट बेस को देखेंगे तो वो आपका FD टर्म डिपॉजिट इस तरह का डिपॉजिट में आ रहा है। कासा का डिपॉजिट जो है वो कम है। मिड साइज के जो बैंक हैं इनके कासा डिपॉजिट ज़्यादा हैं, FD और टर्म डिपॉजिट। सर ये भी तो हो सकता है कि जो मिड लेवल के जो आप बैंक्स के नाम बता रहे हैं जैसे IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, ये सब शायद हो सकता है कि करंट अकाउंट में तो जैसा आप कह रहे हैं कि 0 मिलता है रेट, अब सेविंग अकाउंट पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो इसलिए वहाँ पे लोग जा रहे हो ज़्यादा डिपॉजिट करने। नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो तो, और जो ट्रेंड आ रहे हैं विशाल, वो ट्रेंड ये बता रहे हैं कि जो FDs और आपके टर्म डिपॉजिट हैं वहाँ पर लोगों ने पैसा ज़्यादा रखना शुरू किया है। इसीलिए बैंकों के भले ही वो 1 साल 3 साल के टेन्योर के हों, इसीलिए बैंकों के जो बड़े बैंक आप देखेंगे इनके कासा डिपॉजिट्स में गिरावट आई है, क्योंकि लोगों ने जो पैसा आपका सेविंग अकाउंट में था उसको FD में कन्वर्ट कर दिया है। चल, दूसरी खबर ये आ रही है कि बल्क FDs पर को लेकर भी खबर आ रही है कि RBI ने एक बड़ा फैसला लिया है। वो क्या फैसला है सर, और उनका हमारे आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा जो FD कराना चाहते हैं? नहीं, देखिए, सीधा असर नहीं है डिपॉजिटर्स के ऊपर, आम जो डिपॉजिटर्स हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ने जो तमाम बैंक हैं उनको डिफरेंशियल जो इंटरेस्ट रेट है उसको उसके लिए नॉर्म लाने के लिए या उसको लागू करने के लिए 1 अक्टूबर 2026 तक का वक्त दिया है। पहले इसको लागू किया जाना था। अब इसके लिए वक्त को थोड़ा बढ़ा दिया गया क्योंकि बैंक संभवतः पूरी तरह तैयार नहीं थे। पूरा आपको एक उसका फ्रेमवर्क लेकर बैंकों को आना है। अब इसमें यह है कि जो बल्क डिपॉजिट के लिए बेसिकली RBI ने कहा है कि आप जो डिपॉजिट का साइज़ है, पैसा कब आप जो विड्रॉ होगा, इन तमाम चीज़ों के अलावा आप इसको ये भी चीज़ देखिए कि इसमें लिक्विडिटी रिस्क कितना है, और उसके हिसाब से बल्क डिपॉजिट के लिए आप एक अलग रेट दे सकते हैं। 3 करोड़ या उससे ज़्यादा की जो FD हैं उनको बल्क डिपॉजिट में विशाल गिना जाता है। चलिए प्रवीण सर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी 9।